कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 से। हम देखते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की एक जर्नलिस्ट सुपर्णा शर्मा न्यू दिल्ली के छतरपुर एरिया में स्थित एक नेता के फार्म हाउस पर उसका इंटरव्यू लेने जा रही होती है। सुपर्णा 90 के दशक के दबंग नेता और ऑल इंडिया भारतीय कांग्रेस पार्टी के फाउंडर रोमेश शर्मा का इंटरव्यू लेने जा रही होती है। जब वो उस रोमेश के फार्म हाउस में अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस नेता के पार्किंग में एक हेलीकॉप्टर खड़ा है। सुपर्णा वहां मौजूद एक आदमी से पूछती है, क्या नेताजी से कोई मिलने आया है क्या? वो आदमी जवाब देता है, नहीं मैडम, कोई नहीं आया। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? सुपर्णा कहती है कि ये हेलीकॉप्टर खड़ा है ना, इसीलिए पूछा। तो वह आदमी सुपर्णा को बताता है कि वो हेलीकॉप्टर नेताजी का ही है। सुपर्णा ये बात सुनकर काफी चौंक जाती है। एक नेता के पास खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर देख सुपर्णा को काफी अजीब और कुछ गलत सा लगता है। सुपर्णा रोमेश का इंटरव्यू लेकर अपने ऑफिस वापस आ जाती है, लेकिन उसके मन में अभी भी ये बात चल रही होती है कि एक नेता के पास पर्सनल हेलीकॉप्टर होना कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद सुपर्णा रोमेश के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगती है और रोमेश की एक फाइल तैयार करती है। सुपर्णा रोमेश की फाइल लेकर उस समय के सीबीआई स्पेशल टास्क फोर्स के डीआईजी नीरज कुमार के पास जाती है और उन्हें रोमेश की फाइल देकर कहती है, मुझे रोमेश के बारे में कुछ तो गलत लग रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सुपर्णा के रिक्वेस्ट करने पर नीरज कुमार इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद नीरज कुमार समझ जाते हैं कि ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा मैटर है। सुपर्णा से हेलीकॉप्टर वाली जानकारी मिलने के बाद नीरज कुमार सीबीआई टास्क फोर्स के एसपी ओपी छतवाल को बुलाते हैं। थोड़ी देर इस मैटर पर बातचीत करने के बाद दोनों पुलिस ऑफिसर सीबीआई टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर हसन को इस हेलीकॉप्टर का इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स देते हैं। हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हसन उस हेलीकॉप्टर की इन्वेस्टिगेशन करने में पूरी तरह से जुट चुके हैं। वो रोमेश के फार्म हाउस में ताक झांक करने लगते हैं। तभी उन्हें रोमेश के फार्म हाउस में एक हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ता है। वो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में VTEAP लिखा होता है। सीन शिफ्ट होता है चाणक्यपुरी स्थित सीबीआई एसटीएफ के ऑफिस पर, जहां हम नीरज कुमार को देखते हैं। सुपर्णा ने नीरज कुमार को रोमेश के कुछ फोन नंबर्स दिए होते हैं, लेकिन अगर नीरज इन फोन नंबर्स को सीबीआई के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सर्वेलेंस पर डालते तो इसमें कई महीने लग जाते। इसीलिए वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह को बुलाते हैं। इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह को सारा मैटर समझाने के बाद नीरज उन्हें कुछ फोन नंबर सर्वेलेंस पर डालने के लिए दे देते हैं। इंस्पेक्टर ईश्वर तुरंत ही एक वारंट इशू करवाते हैं और इन फोन नंबर्स पर हो रही बातचीत को सुनने लगते हैं। इधर इंस्पेक्टर हसन रोमेश के हेलीकॉप्टर पर लिखे उस कोड के बारे में ओपी छतवाल को बताते हैं और ओपी छतवाल हेलीकॉप्टर की डिटेल्स के लिए तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कॉन्टैक्ट करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ओपी छतवाल को पता चलता है कि यह हेलीकॉप्टर पहले मुंबई की एक कंपनी पुष्पक एविएशन लिमिटेड के मालिक एच सुरेश राव के नाम पर रजिस्टर्ड रहा, लेकिन साल 1996 में सुरेश ने इस हेलीकॉप्टर को सिर्फ 40,000 रुपयों में रोमेश शर्मा को बेच दिया था। ओपी छतवाल को यह बात काफी अजीब लगती है कि कोई इतना महंगा हेलीकॉप्टर इतने कम दाम में क्यों बेचेगा। जब ओपी छतवाल ये सारी बात नीरज कुमार को बताते हैं तो उन्हें भी काफी अजीब लगता है और वो ओपी छतवाल को तुरंत मुंबई जाकर सुरेश राव से मिलने के लिए कहते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद ओपी छतवाल सुरेश राव को मिलने के लिए सीबीआई के ऑफिस में बुला लेते हैं। ओपी छतवाल के पूछने पर सुरेश बताता है कि रोमेश शर्मा ने उसे वो हेलीकॉप्टर धोखेधड़ी करके अपने नाम करवा लिया था। सुरेश बताता है कि साल 1996 में रोमेश शर्मा उत्तर प्रदेश के फूलपुर डिस्ट्रिक्ट से लोकसभा सीट पर इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था। रोमेश शर्मा ने अपने चुनाव प्रचार के लिए सुरेश की कंपनी पुष्पक एविएशन से हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था। रोमेश ने सुरेश से कहा था कि वो हेलीकॉप्टर के किराए के ऑफिशियल पेपर्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि चुनाव प्रचार में खर्च किए गए रुपयों को लेकर इलेक्शन कमीशन के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसीलिए रोमेश सुरेश को एक आइडिया देते हैं कि सुरेश इलेक्शन से पहले उन्हें यह हेलीकॉप्टर कम दाम पर बेच दे और इलेक्शन होने के बाद वो यह हेलीकॉप्टर दोबारा सुरेश को वापस कर देगा, वो भी उनके सारे किराए के साथ। सुरेश रोमेश के इस आइडिया के लिए मान जाता है और सिर्फ 40,000 रुपयों में हेलीकॉप्टर रोमेश शर्मा को बेच देते हैं, जिसके बाद रोमेश इस हेलीकॉप्टर का उसे अपने चुनाव प्रचार में करता है। लेकिन चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि रोमेश शर्मा
बड़ी बुरी तरीके से चुनाव हार चुका होता है। चुनाव के बाद सुरेश राव अपने कुछ आदमियों को अपना हेलीकॉप्टर वापस लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन रोमेश के आदमी उन लोगों के साथ मारपीट करके उन्हें वहां से भगा देते हैं। जब सुरेश रोमेश से अपना हेलीकॉप्टर वापस लेने के लिए जाता है तो रोमेश उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा देता है। सुरेश रोमेश के पास कई बार अपना हेलीकॉप्टर लेने जाता है, लेकिन हर बार उसे धमकी देकर वहां से भगा दिया जाता है। जब ये सारी बातें नीरज कुमार को पता चलती है तो वो रोमेश शर्मा के ऊपर एक फाइल तैयार करते हैं। नीरज इस फाइल को अपने सीनियर और सीबीआई के डायरेक्टर टीएन मिश्रा को दिखाते हैं। टीएन मिश्रा अच्छे से जानते थे कि रोमेश शर्मा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, उसका कई बड़े नेता और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर तक के साथ उठना बैठना है। इसीलिए वो नीरज से रोमेश शर्मा को अरेस्ट करने से पहले उसके खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठे करने के लिए कहते हैं। एक दिन नीरज को होम मिनिस्ट्री के एक सेक्रेटरी अरविंद वर्मा का कॉल आता है और वो नीरज को एक फोन नंबर देकर उसे चेक करने के लिए कहते हैं। नीरज के पास अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड फोन नंबर्स का काफी बड़ा डेटाबेस था। जब नीरज उस फोन नंबर को उस डेटाबेस में चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये नंबर अबू सलीम अब्दुल कय्यम अंसारी का है। अबुल सलीम दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में काम करता था और वो दाऊद इब्राहिम के काफी खास भी था। इसी के साथ अब्दुल सलीम का नाम 1993 बॉम्बे ब्लास्ट में भी सामने आया था। नीरज इस फोन नंबर के बारे में अरविंद को बताते हैं, जिसके बाद अरविंद उन्हें बताते हैं कि इस फोन नंबर से उनका एक दोस्त रमेश मलिक को धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। जब अरविंद को पता चलता है कि अबू सलीम ही उनके दोस्त को धमकी दे रहे हैं तो वह नीरज से अपने रमेश मलिक की मदद करने की रिक्वेस्ट करते हैं। नीरज सीबीआई स्पेशल टास्क फोर्स के एक ऑफिसर को रमेश मलिक की मदद करने की जिम्मेदारी देते हैं। वो ऑफिसर अपने कई सोर्सेज की मदद से अबू सलीम तक ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि डीआईजी नीरज कुमार को राकेश मलिक को दी जा रही धमकी के बारे में पता चल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अबू सलीम तुरंत राकेश मलिक को कॉल करता है और उनसे कहता है कि मलिक साहब, आपको पहले बताना चाहिए था ना कि आप सीबीआई के डीआईजी नीरज कुमार को जानते हैं। अगर आप पहले बता देते तो मैं आपको परेशान करता ही नहीं। अब आप एकदम बिंदास हो जाओ, अब आपको मेरी तरफ से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह को देखते हैं जो कई दिनों से रोमेश शर्मा के फोन नंबर्स को चेक कर रहे होते हैं। इतने दिनों में इंस्पेक्टर ईश्वर ने कई ऐसे कॉल्स को इंटरसेप्ट किया होता है जिसमें रोमेश शर्मा अबू सलीम से बात कर रहा होता है। नीरज कुमार इन कॉल रिकॉर्डिंग्स को टीएन मिश्रा को सुनाते हैं। इन कॉल रिकॉर्डिंग्स को सुनने या पक्के हो जाता है कि रोमेश शर्मा दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का ही एक मेंबर है। टीएन मिश्रा नीरज को रोमेश को अरेस्ट करने की परमिशन दे देते हैं। रोमेश को अरेस्ट करने के लिए नीरज कुमार एक प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या होगा नीरज कुमार का प्लान? क्या रोमेश आएगा नीरज के हाथ? जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।